बीजेपी सरकार के अंदर बैठे कैबिनेट मंत्रियों ने ही अपने सरकार के सामने बगावत की जंग छेड़ दी है। कैबिनेट की बैठक में ही वो बहस छेड़ देते हैं और कह देते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय, इतनी राशि आप अपने क्षेत्र में खर्च नहीं कर सकते हैं, और अगर आप इतनी राशि अपने क्षेत्र में खर्च कर देंगे तो पूरे प्रदेश का क्या होगा, पूरे प्रदेश के विकास का क्या होगा। कैबिनेट के अंदर 15 मिनट तक बहस छिड़ जाती है और इस बात का भी खुलासा हो जाता है कि प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर ही मुख्यमंत्री के समर्थन में बैठे विधायक और मंत्री ही मुख्यमंत्री साहब के उस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और उस पर विरोध खड़ा कर देते हैं, उस पर सवाल खड़ा कर देते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इतना बड़ा प्रस्ताव अगर अपने क्षेत्र में ले जाएंगे, इतना बड़ा बजट अगर आप अपने क्षेत्र में ले जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा। आखिर वो दिग्गज और कद्दावर मंत्री कौन है जो मुख्यमंत्री के सामने ही पहली बार इतिहास में इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि कैबिनेट के अंदर ही जब मुख्य सचिव का हस्तक्षेप होता है तब यह बहस बंद होती है और प्रस्ताव पास होता है। अगर मुख्य सचिव महोदय उस पर हस्तक्षेप ना करें तो मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब आपस में भिड़े ही जा रहे थे। एक मंत्री नहीं है, दो दो तीन तीन मंत्री ऐसे हैं कि अपने ही मुख्यमंत्री के प्रस्ताव को नामंजूर कर देते हैं, उस प्रस्ताव से सहमत नहीं होते हैं, सवाल खड़ा कर देते हैं। 15 मिनट तक बहस होती है कैबिनेट के अंदर ही। सभी विधायक और मंत्री साहब यह सुनते हुए नजर आते हैं, बैठे प्रशासनिक अधिकारी भी यह सुनते हुए नजर आते हैं। मुख्य सचिव महोदय का हस्तक्षेप होता है तब यह बहस बंद होती है। दरअसल यह कहानी नई नहीं है, इस कहानी को हम विधानसभा चुनाव से जोड़ेंगे। विधानसभा चुनाव में जिस तरह केंद्रीय आला कमान ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के लिए एक नई रणनीति और एक नई राजनीति तैयार की थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार थी और शायद शिवराज सरकार को भी नहीं पता था कि 2023 के बाद हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और ना तो हमारे कैबिनेट के मंत्री हमारे जाने के बाद यहां कैबिनेट में शामिल रहेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव में कई ऐसे विधायकों का पत्ता साफ हो गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को साधने के लिए केंद्र से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भेजा गया। उसमें से कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव तक को शामिल किया गया। वहीं प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, रीति पाठक, बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता केंद्र से राज्य में भेजा गया चुनाव जीतने के लिए। तभी से यह अंदेशा होने लगा था कि शायद इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। लेकिन तब भी लोगों को यह विश्वास था, तब भी राजनीतिक नेताओं को यह विश्वास था कितना बड़ा भी उलटफेर होगा लेकिन हम लोग तो कद्दावर हैं, हम लोगों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कितना मेहनत किया, शायद उस मेहनत का परिणाम यह रहा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 सीट पर बीजेपी को विजय हासिल हुई, तो उसमें भी शिवराज सिंह चौहान का बहुत बड़ा हाथ आज भी माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह विधानसभा चुनाव को हथियाने के लिए, मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने के लिए केंद्रीय आला कमान ने बड़े और कद्दावर दिग्गज नेताओं को मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भेज दिया। विधानसभा चुनाव में लगभग 163 पर बीजेपी विजय हासिल की, जिसमें से सभी सांसदों ने भी विजय हासिल की। एक सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, उन्होंने विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उनके अलावा सभी सांसदों ने विजय हासिल की, जिसमें से कई सांसद ऐसे थे जैसे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जब केंद्रीय आला कमान ने विधानसभा चुनाव लड़ने को भेजा, उन्हें पहले से यह विश्वास और आशा थी कि हमें कोई बड़ी जिम्मेदारी यानी मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद जरूर मिलेगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ वो केंद्रीय आला कमान के फरमान को सुनते हुए विधानसभा चुनाव जितवाने मध्य प्रदेश में आ गए थे। ऐसा ही हुआ, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना था
तब शायद इन लोगों को अंदेशा था कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री के पद पर तो हमें निश्चित तौर पर बैठाया ही जाएगा। लेकिन जब मुख्यमंत्री के पद का ऐलान हुआ तो केंद्रीय आला कमान की गणित ऐसी कि किसी ऐसे व्यक्ति को ना बनाया जाए जिससे सवाल खड़ा हो। कतार के पीछे लाइन में बैठे मुख्यमंत्री मोहन यादव को बना दिया गया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया, सब अपने सवालों को अंदर ही दफन कर दिया और कहते हैं कि अपने ही आंसुओं को पी गए, क्योंकि कोई कुछ कह नहीं सकता था, किसी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। केंद्रीय आला कमान का फरमान है कि हम अपनी राजनीतिक पार्टी में पीढ़ी दर पीढ़ी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठा सकते हैं, नए चेहरे को सामने लाएंगे। यही दिखाया गया, जिसकी वजह से सभी केंद्रीय नेताओं ने अपने आंसुओं को पी गए। लेकिन अब उन केंद्रीय मंत्रियों ने बगावत के सुर तेज कर दिए हैं। अब तो कैबिनेट की बैठक में ही वो सवाल खड़ा कर देते हैं, अपने ही सरकार के सामने वो चैलेंज बन जाते हैं और अपने ही कैबिनेट की बैठक में बगावत के सुर तेज कर देते हैं। वो सवाल कर देते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री महोदय इतनी राशि आप कहां खर्च करेंगे, और अगर आप इतनी राशि अपने क्षेत्र उज्जैन में खर्च कर देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या होगा। अगर आप इतनी राशि एक क्षेत्र में एक सड़क को बनाने के लिए खर्च कर देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों का आखिर क्या होगा। दरअसल यह पूरा मामला सिंहस्थ से जुड़ा है। दरअसल इस साल सिंहस्थ का आयोजन उज्जैन में होने जा रहा है और उस सिंहस्थ के आयोजन को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन को कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए लगभग 2312 करोड़ रुपए की मंजूरी वहां 3 सड़कों को बनाने के लिए दी। और इस प्रस्ताव पर साइन करने के लिए जब कैबिनेट के मंत्रियों के पास जाता है तो कैबिनेट के मंत्री असहमति व्यक्त कर देते हैं। वो कह देते हैं कि इतनी राशि पर हम साइन नहीं करेंगे, आप इतनी राशि अगर अपने क्षेत्र में खर्च कर देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों का क्या होगा। जिसमें से सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, उन्होंने इस पर असहमति व्यक्त की है। उनके अलावा भी प्रहलाद पटेल जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि अगर आप इतनी राशि एक क्षेत्र में खर्च कर देंगे तो पूरे मध्य प्रदेश के विकास का आखिर क्या होगा। इसके बाद अनुराग जैन मुख्य सचिव के हस्तक्षेप पर शायद यह बहस बंद हुई। 15 मिनट तक कैबिनेट के मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में काफी बहस हुई। इस पर काफी चर्चाएं हुई कि आखिर कैसे विकास होगा, किस नजरिए से आप इसे सिंहस्थ में इतनी राशि खर्च कर रहे हैं। सिंहस्थ के बजट को ही वहां खर्च किया जाना चाहिए, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय का जवाब था कि सिंहस्थ का बजट कुल 500 करोड़ रुपए होता है, जिससे वहां का जो खर्च है वहन नहीं किया जा सकता। उसके बाद अनुराग जैन मुख्य सचिव का कहना था कि वहां इस राशि को खर्च करने दिया जाए, टैक्स से वसूल कर इसकी भरपाई की जाएगी। जिसके बाद मामला शांत हुआ और उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। तो कैसे मध्य प्रदेश के अंदर ही नेता मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में असहमति है और कैसे नेता मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही भिड़ जाते हैं, बहस छिड़ जाती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने लगते हैं, एक दूसरे के ऊपर उनके प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं देते हैं और उन्हीं से जंग छिड़ जाती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में कितने दिन की मोहन की सरकार है, कितने दिन तक मुख्यमंत्री मोहन यादव कुर्सी पर बैठे रहेंगे और आने वाले टाइम पर क्या पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही होंगे या फिर कोई नया चेहरा होगा। जब से मोहन यादव की सरकार बनी है तब से कहीं तो विधायक बगावत कर रहे हैं तो कहीं कैबिनेट के मंत्री ही अपने ही प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के सामने ही सवाल खड़ा कर देते हैं। अब राजनीति गर्म है, कहीं ना कहीं यह सवाल बार बार उठकर आ रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार आखिर कैसे और किस दिशा की तरफ जा रही है। अगर वहीं कैबिनेट के अंदर ही विवाद और जंग छिड़ जाती है, बहस होने लगती है, तो फिर यह साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं आपस में मतभेद और आपस के जो रिश्ते बीजेपी के अंदर ठीक नहीं है। इसका अंजाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्या पुनः मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में कोई बड़ा बदलाव होगा 2028 के विधानसभा चुनाव के बाद या फिर यही रहेगा, यह तो आने वाले वक्त पर ही साफ होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।